दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देखे थे कि जो ऊपर होगा उस पर प्लस चार्ज और जो नीचे होगा उस पर माइनस चार्ज। ऊपर कौन था? ग्लास, और नीचे कौन था? प्लास्टिक। ग्लास ऊपर था और नीचे प्लास्टिक। ग्लास ऊपर नीचे प्लास्टिक था। तो हमने ये देखा था कि जब ग्लास और प्लास्टिक को आपस में घर्षित किया जाता है तो ग्लास पर प्लस चार्ज और प्लास्टिक पर माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास ऊपर और प्लास्टिक नीचे। और यही दोनों फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय। प्लस चार्ज और माइनस, इस पर प्लस चार्ज, इस पर धन आवेशित, इस पर ऋण आवेशित। तो चार्ज कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार के, धन आवेशित, ऋण आवेशित। चलिए आज क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है, हमारे पास वस्तु ये है। आप इस वस्तु के बारे में समझ सकते हैं। वस्तु ये है, ये हमारे वस्तु है और इस वस्तु का हमने नाम रख दिया है ये हमारे पास वस्तु है। ये हमारे पास एक वस्तु है। अब इस वस्तु के पास चार्ज, ये वस्तु है, इस वस्तु के पास चार्ज है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? हम कैसे चेक करेंगे कि इस वस्तु के पास चार्ज है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये हमारे पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं और ये हमारे पास वस्तु है। अब हम इस वस्तु से चेक करना चाहते हैं कि इस वस्तु पर चार्ज है या चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो इस वस्तु पर फोर्स लगाएगा और चार्ज नहीं होती है फोर्स नहीं लगाएगा। चलिए हम इस वस्तु को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। क्या ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े, क्या ये वस्तु इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है? छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच रहा है? आंसर है नहीं। इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को नहीं खींच रहा है। इस मतलब इस वस्तु के पास चार्ज नहीं है। चार्ज है या नहीं है? चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच रहे हैं। ठीक है, हम इसके पास चार्ज नहीं है। आपने क्या कहा? इस वस्तु के पास चार्ज नहीं है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो वस्तु है, इस वस्तु के पास चार्ज नहीं है। क्यों नहीं? हमने कैसे चेक किया? छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करता, छोटे छोटे कागज के टुकड़े खींच नहीं रहा। तो हमने देखा कि इसके पास चार्ज नहीं है। जिसके पास चार्ज होता है वह फोर्स लगाता है और जिसके पास चार्ज नहीं तो वह फोर्स नहीं लगाता। ये फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब इसके पास चार्ज नहीं है। अच्छा, वस्तु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। वस्तु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कोई भी वस्तु हो वह किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये जो वस्तु है किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज। इसके पास चार्ज है, इस वस्तु के पास चार्ज है। क्यों चार्ज है? क्योंकि यह वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। तो वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। इट मीन्स इस वस्तु के पास क्या है? चार्ज है। इस वस्तु पर चार्ज है और चार्ज क्या कर सकता है? किसी दूसरे कण पर फोर्स लगा सकता है। और मान लीजिए इस वस्तु पर चार्ज है तो इस वस्तु पर अगर 10 लाख पॉजिटिव चार्ज है तो 10 लाख नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इस पर 10 लाख प्रोटॉन्स है तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन। ये वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज है। हमने सोच लिया कि ये जो वस्तु बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, इसके पास 10 लाख इलेक्ट्रॉन है और 10 लाख प्रोटॉन। कल की क्लास याद कीजिए, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ये जितना इसमें 10 लाख प्रोटॉन है और 10 लाख न्यूट्रॉन। अब इसके पास चार्ज है।
इस वस्तु के पास चार्ज है नहीं, एस चार्ज है, क्योंकि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। अब इसके पास चार्ज है तो चार्ज छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या कर सके, आकर्षित कर सके। ठीक है, हम इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं और ये चार्ज वाले वस्तु, ये वस्तु इसके पास चार्ज है। हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। क्या ये फोर्स लगाता है? आंसर है नहीं, इसको लगाना चाहिए था। ये फोर्स लगा, इसके पास चार्ज है, चार्ज है तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या ये फोर्स लगा रहा है? आंसर है नहीं, ये फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा है। इस वस्तु के पास चार्ज है, क्यों चार्ज है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है तो वह फोर्स लगाता है। ये वस्तु फोर्स लगाता है या फोर्स नहीं लगाता है? आंसर ये फोर्स नहीं लगाता है। अब ये फोर्स नहीं लगा, ये फोर्स लगा रहा है? आंसर ये फोर्स नहीं लगा। देखिए छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लिखो, छोटे छोटे कागज है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है? नहीं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को नहीं खींच रहा है। इट मीन्स इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, ये फोर्स नहीं लगा रहा है। हम समझेंगे इसके पास चार्ज नहीं है। देखिए इस चार्ज है या नहीं, चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं, क्योंकि इस पर 10 लाख प्रोटॉन और 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, 10 लाख प्रोटॉन और 10 लाख इलेक्ट्रॉन है। चलिए दो चीज को और समझते हैं कि इस पर चार्ज है या नहीं है। इसको समझने के दो चीज को और समझते हैं। एक होता है नेट चार्ज, एक होता है नेट या कह सकते हैं टोटल। एक टोटल चार्ज, एक होता है टोटल चार्ज और एक होता है नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज, नेट चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज। क्या इसके पास नेट चार्ज है? इस वस्तु के पास नेट चार्ज है, इस वस्तु के पास नेट चार्ज क्या है? 0। नेट चार्ज 0 है। 10 10 कितना 0। अगर कहें इसके पास नंबर ऑफ चार्ज, इसके पास नंबर ऑफ चार्ज है कितना? 10 10 20। इसके पास भी ये ले लीजिए लाख, कितना? ये 10 लाख इलेक्ट्रॉन है और 10 लाख प्रोटॉन है। इसके पास 10 लाख इलेक्ट्रॉन है और 10 लाख प्रोटॉन है। इसके पास चार्ज है या नहीं? एस। इसके पास चार्ज है। नंबर ऑफ चार्ज कितना है? इसके पास नंबर ऑफ चार्ज है। नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 20 लाख। 10 लाख 10 लाख, नंबर ऑफ चार्ज में घटाते नहीं है, सीधा जोड़ देते हैं। कितना? 10 लाख 10 लाख 20 लाख। इसके पास कितना चार्ज है? 20 लाख चार्ज है। इसके पास 20 लाख है। अगर कहें कि इसके पास नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज 0 है। 10 लाख और 10 लाख में जोड़ दिए, कितना? 0। 10 लाख और प्लस 10 लाख और माइनस 10 लाख दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0। इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0 है। टोटल चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 20 लाख। इसमें नंबर ऑफ चार्ज 20 लाख है लेकिन नेट चार्ज 0 है। इस नेट चार्ज 0 है तो क्या ये वस्तु फोर्स लगाएगा? आंसर ये फोर्स नहीं लगेगा। तो नेट चार्ज 0। अच्छा, नेट चार्ज 0 कहने का मतलब टोटल चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। अगर जिस वस्तु पर नेट चार्ज 0 रहता है तो हम कहते हैं वह वस्तु उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये वस्तु नेट चार्ज 0 है, इस वस्तु नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये वस्तु फोर्स लगाएगा? आंसर है फोर्स नहीं लगाएगा। ये फोर्स तब कब लगाएगा? नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 क्या है? वस्तु फोर्स लगाएगा? आंसर है नहीं, ये फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? हमें चार्ज चाहिए। चार्ज चाहिए तो अब इस पर चार्ज उत्पन्न कब कैसे होगा? इस वस्तु पर नेट चार्ज 0 है, यह वस्तु फोर्स नहीं लगाएगा।
लेकिन हम चाहते हैं कि ये वस्तु फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने के लिए हमें क्या उत्पन्न करना पड़ेगा, इस पर चार्ज उत्पन्न करेगा। हम इस पर चार्ज लाएंगे तब यह वस्तु क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। चलिए अच्छा, फोर्स लगा सकता है, चार्ज उत्पन्न करना, नेट चार्ज उत्पन्न करना चाहते हैं, तो नेट चार्ज उत्पन्न कब होगा, इस पर नेट चार्ज उत्पन्न करना चाहते हैं। अभी नेट चार्ज क्या है, 0 है, हमें उसको नेट चार्ज लाना चाहते हैं, 0 छोड़कर और कुछ लाना चाहते हैं, तो नेट चार्ज कब आएगा, जब इस चार्ज में कुल प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन में असमानता आएगा। इस 10 लाख प्रोटॉन और 10 लाख इलेक्ट्रॉन में समानता आएगा, तब तो नेट चार्ज उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, हमारे शरीर का वस्तु है। अब इस वस्तु को, हमें शरीर आपको समझना है, वस्तु, ये वस्तु है, मेरा शरीर वस्तु है। इस वस्तु पर 4 फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन आगे, एक 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन दाएं बगल और 10 न्यूटन बाएं बगल। क्या हमारा शरीर जा रहा है, हमारा शरीर आगे जा रहा है, हमारा शरीर स्थानांतरित गति कर रहा है, आंसर है नहीं। हमारे शरीर स्थानांतरित गति नहीं, क्यों नहीं कर रहा है, हमारे पास 4 फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे। हमारे शरीर पर नंबर ऑफ फोर्स कितना है, 4 नंबर ऑफ फोर्स कितना है, 4, 10 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन दाएं बगल और 10 न्यूटन बाएं बगल। लेकिन नेट फोर्स कितना है, 0। हमारे शरीर पर 4 फोर्स लग रहा है, फिर भी हमारे शरीर नहीं चल रहा है, स्थानांतरित गति नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर को स्थानांतरित गति करने के लिए क्या चाहिए, स्थानांतरित, आंसर है स्थानांतरित गति करने के लिए नेट फोर्स चाहिए। ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है, ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है, हमारे शरीर पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, हमारे शरीर पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। हमें शरीर को स्थानांतरित गति करने के लिए, वस्तु को स्थानांतरित गति कराने के लिए हमें नेट फोर्स चाहिए। शरीर को स्थानांतरित, वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए हमें नेट फोर्स चाहिए। अब हमारे शरीर पर नेट फोर्स लगेगा तब हमारा शरीर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। हम इस वस्तु को आगे बढ़ाने चाहते हैं तो क्या करना, स्थानांतरित गति कराना चाहते हैं। स्थानांतरित गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, इसी को कहते हैं स्थानांतरित गति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित गति करने के लिए हमें नेट फोर्स चाहिए। फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स तो लग रहा है 4, एक 10 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन दाएं बगल, 10 न्यूटन बाएं। क्या हमारा शरीर जा रहा है, नहीं। हमारे शरीर पर 4 फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारा शरीर नहीं जा रहा है। क्या मतलब शरीर को चलने, वस्तु को चलने के लिए नेट फोर्स चाहिए। फोर्स नहीं, हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। अभी नेट फोर्स उत्पन्न करो। हाँ, ये नेट फोर्स हम उत्पन्न करना चाहते हैं, बस इसी 4 फोर्स से। 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन दाएं में, 10 न्यूटन बाएं। हम इसी फोर्स से हम चाहते हैं कि नेट फोर्स उत्पन्न हो। तो कैसे उत्पन्न करें, सिंपल है कि इस फोर्स में वो समानता उत्पन्न कर दीजिए। ये जो 10 न्यूटन आगे जो 10 न्यूटन लगा रहा है और पीछे भी 10 न्यूटन, हम क्या करते हैं, पीछे वाले को 5 न्यूटन रखते हैं। 5 न्यूटन सही, पीछे वाले 5 न्यूटन लग रहा है और बाएं बगल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल करें। ये 10 न्यूटन इस 5 न्यूटन कैंसिल। हमारे आगे कितने फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन और पीछे 5 न्यूटन। हमारे शरीर पर पीछे 5 न्यूटन और आगे 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल करें तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो शरीर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। देखिए हमने फोर्स में क्या किया, वो असमानता पैदा कर दी। इधर 5 न्यूटन लगा रहा था, अब इधर हम कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। पहले 5 न्यूटन लगा रहा था, अब कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल करेगा, हमारे शरीर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा तो अभी तो 10 न्यूटन लगा रहा है। देखिए हमारे शरीर पर 4 फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, दाएं बगल 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पीछे। ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल करेगा, इसको छोड़िए। अब 10 न्यूटन एक आगे लग रहा है और 10 न्यूटन पीछे लग रहा है। अब हमको इस फोर्स को असमानता पैदा करना है। हम क्या करेंगे, हम इस 10 न्यूटन, ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, इसको 15 करना पड़ेगा। या जो पीछे 10 न्यूटन लग रहा है, इसको 5 घटाना पड़ेगा। यही करेंगे तभी तो असमानता पैदा होगा। हमने क्या किया, पीछे वाले 10 न्यूटन को हमने ये 5 न्यूटन घटा दिया। तो इस शरीर को पीछे कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। पीछे 5 न्यूटन लग रहा है और आगे 10 न्यूटन। हमने क्या किया, वो असमानता पैदा कर दी।
फोर्स में असमानता पैदा करती है। इधर 10 न्यूटन और पीछे 5 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैसे करेगा, इस शरीर पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 5 न्यूटन। अब ये शरीर हमारा आगे चला जाएगा, आगे जाएगा तो नेट फोर्स लग रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, आगे। तो स्थानांतरित गति करने के हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। अब चलिए यहाँ समझिए, इस वस्तु को, ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर नेट फोर्स, नेट चार्ज कितना है, 0 है। चार्ज 0 है, क्या ये वस्तु फोर्स लगा सकता है, आंसर है नहीं, ये फोर्स नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि ये वस्तु फोर्स लगाए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींचे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करे। हम चाहते हैं ये वस्तु छोटे छोटे कागज को पर फोर्स लगाए। फोर्स कब लगाएगा, जब इस पर नेट चार्ज आएगा। ध्यान सुनिए, फोर्स कब लगाएगा, जब इस पर नेट चार्ज आएगा। और नेट चार्ज कब आएगा, जब चार्ज में क्या होगा, असमानता होगा। जब चार्ज में असमानता होगा तब इस पर नेट चार्ज आएगा। अब इस वस्तु पर नेट फोर्स उत्पन्न करना है, हमें क्या करना है, नेट फोर्स उत्पन्न करना है। अच्छा, इससे पहले 2 लाइन और समझिए। अभी इस वस्तु के पास नेट चार्ज कितना है, 0 है। नेट चार्ज, इस वस्तु के पास नेट चार्ज 0 है, तो आपको समझना है 2 चीज़ समझना है। क्या समझना है, कि नेट चार्ज 0 है। एक चीज़ समझना है कि इसके पास जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। जितना प्रोटॉन्स की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स में माइनस चार्ज और प्रोटॉन्स के पास प्लस चार्ज। हम कहेंगे इस वस्तु के पास नेट चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। आपको 2 चीज़ समझना है। पहला कि इस पर 10 लाख प्रोटॉन्स होगा, इस पर जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। और दूसरा ये समझना है कि ये कौन सा वस्तु होगा, उदासीन वस्तु। अगर इस वस्तु के पास नेट चार्ज 0 है तो 2 चीज़ समझना है, इस पर जितना प्लस चार्ज, जितना प्रोटॉन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन्स। एक और समझना है कि ये उदासीन वस्तु, तो उदासीन वस्तु होगा। तो एक हमने बोला कि नेट चार्ज 0 था, आपको 2 चीज़ समझना है, कि जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, और दूसरा कि ये उदासीन वस्तु होगा। अब मैं कहता हूँ कि ये वस्तु उदासीन है, तो आपको 2 चीज़ समझना है। मैं उदासीन बोलूँ, आपको 2 चीज़ समझना है कि नेट चार्ज 0 होगा और जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैं कहूँगा कि इस वस्तु के पास 10 लाख प्रोटॉन्स है, या मैं ये कहूँगा कि इसके पास जितना प्रोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको 2 चीज़ समझना है, कि इस पर नेट पर चार्ज 0 होगा और ये उदासीन वस्तु होगा। तो उदासीन वस्तु कब होगा, जब नेट चार्ज 0 होगा और इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन, हम कहें उसके वह वस्तु कैसा वस्तु है, उदासीन वस्तु है। और उदासीन वस्तु होगा तो नेट चार्ज 0 है। ये वस्तु ये है, ये वस्तु उदासीन है, ये वस्तु ये है, और ये वस्तु उदासीन है। उदासीन वस्तु है तो आपको समझना है कि नेट चार्ज 0 है और जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है। अब एक वस्तु बी लिए, एक वस्तु बी है, ये वस्तु बी है। मैं कहूँगा ये वस्तु बी उदासीन है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है तो कितने बार समझना है, 2 चीज़ ध्यान में देना है। इस पर नेट चार्ज 0 होगा और जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। इस पर नेट चार्ज 0 होगा, मान नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा और जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसके पास प्रोटॉन्स 15 लाख है और प्रोटॉन्स 15 लाख और इलेक्ट्रॉन्स भी 15 लाख है। जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसके पास नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है तो ये कैसा वस्तु होगा, उदासीन वस्तु। ये उदासीन वस्तु है, नेट चार्ज 0 है, जितना प्रोटॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, नेट चार्ज 0 है तो क्या ये वस्तु फोर्स लगा सकता है, आंसर है नहीं, ये फोर्स नहीं लगा सकता है। चलिए, ये वस्तु उदासीन वस्तु है, इस वस्तु फोर्स नहीं लगा सकता है। हम इस वस्तु से हम चाहते हैं कि वस्तु फोर्स लगाएं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींचे, तो फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर नेट चार्ज उत्पन्न करना पड़ेगा, इस पर नेट चार्ज उत्पन्न करना पड़ेगा। और नेट चार्ज उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
नेट चार्ज हमें उस पर उत्पन्न करना है। इस वस्तु पर 10 लाख प्रोटॉन्स है और 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स है। 10 लाख प्रोटॉन्स है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स, इस पर नेट चार्ज 0 है। हमें नेट चार्ज 0 है तो ये वस्तु को फोर्स नहीं लगा सकता। अगर नेट चार्ज आ जाए हमारे पास तो ये वस्तु फोर्स लगा सकता है। तो इस वस्तु पर नेट चार्ज उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसर है, इस नेट चार्ज उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में हम असमानता पैदा करना। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमें असमानता पैदा करना। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में असमानता कैसे पैदा करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में असमानता कैसे पैदा करेंगे? तो सुनिए कैसे पैदा करें। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। वस्तु ए, वस्तु बी, और ये इसका क्या है? नाभिक है। वस्तु बी है, ये वस्तु ए है। वस्तु बी, इसका नाभिक ए है। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है? घूमते रहता है। ये सब को आपको समझना है। निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स और ये सब क्या कर रहा है? घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ये वस्तु बी है। वस्तु बी का ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? मूव रहा है। ये जो जितना उंगली आपको दिखाया आपको समझना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका नाभिक ये है। ये वस्तु बी है, ये वस्तु बी का नाभिक ये है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वस्तु बी। अब इसको हम क्या करते हैं? हमें इस वस्तु में क्या उत्पन्न करना है? असमानता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमें असमानता पैदा कर। इतना समझ है। ये वस्तु बी है, वस्तु बी है, इसका नाभिक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके चारों ओर घूमता है। ये वस्तु ए है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके चारों ओर घूमता है। ठीक है। हमें वस्तु में असमानता पैदा करना है। असमानता पैदा कब होगा? जब इससे या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 9। 1 लाख इलेक्ट्रॉन इससे त्यागेगा। यहाँ कितना लाख? 9 लाख इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन त्यागेगा कब? ये इससे टूटेगा कब? जब आप घर्षित करेंगे। जब इसको आप घर्षित करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? टूटेगा। हमने क्या किया? वस्तु ए है, वस्तु बी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों उदासीन वस्तु है। इसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। ये बी वस्तु है, ये वस्तु ए है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब हमने क्या किया? इस वस्तु को घर्षित करना चाहे। क्या हम इसको ऐसे घर्षित कर सकें? ऐसे घर्षित करेंगे क्या घर्षित होगा? आंसर नहीं। इसको हमने ऐसे रखा, हमने घर्षित किया। देखिए, हमने घर्षित करा, ये घर्षित करे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फंस रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फंस रहा है, लेकिन हमें इसको घर्षित करना है। क्या कर रहे हैं? और फोर्स लगा। हमने और फोर्स लगाया, और फोर्स लगाए, इलेक्ट्रॉन टूटकर इसमें क्या हुआ? प्रवेश हुआ। इस हमने जैसे ही और फोर्स लगाए, ये इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन टूटकर इसमें प्रवेश हुआ। मान लीजिए वस्तु ए से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटकर वस्तु बी में प्रवेश कर गया। इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटकर वस्तु बी में प्रवेश कर गया। वस्तु ए है, वस्तु ए से 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी में प्रवेश कर गया। एक लाख इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से निकल वस्तु बी में प्रवेश कर गया। जब 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कितना लाख इलेक्ट्रॉन बचेगा? 9 लाख। इसके पास 10 लाख इलेक्ट्रॉन था। 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके पास 9 लाख, इसके पास 9 लाख इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 लाख यहाँ से निकला, इसके 1 लाख यहाँ ये क्या किया? ग्रहण किया। 1 लाख ये ग्रहण किया, इसके पास कितने लाख इलेक्ट्रॉन है? 15 लाख। 1 लाख आया, कितने लाख हो गया? 16 लाख। इसके पास 16 लाख इलेक्ट्रॉन। अब इसको जोड़िए 10। अब इसको जोड़िए, इस पर नेट चार्ज कितना है? 10 लाख और 9 लाख दोनों जोड़े तो कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज, ये क्या है? प्लस चार्ज। 1 लाख इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जोड़िए 16 में 15 जोड़े क्या हो गया? -1 लाख, -1 लाख।
देखिए इसके पास नेट चार्ज कितना आ गया, -1,00,000। इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, -1,00,000। इसके पास नेट चार्ज आ गया -1,00,000 और इसके पास नेट चार्ज कितना आ गया, प्लस 1,00,000। इसके पास नेट चार्ज कितना आ गया, +1,00,000। देखिए हमने इसको रब किया, रब करने के बाद जब दो उदासीन वस्तु का आपस में रब किया तो रब करने के बाद इससे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन निकला। जब 1,00,000 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशी चार्ज। और जब ये 1,00,000 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसके पास कितने चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेशी चार्ज। इसके पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब उत्पन्न हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा इसके पास कौन सा चार्ज, धनावेशी चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके पास कौन सा चार्ज, ऋणावेशी चार्ज। धनावेशी चार्ज, पॉजिटिवली चार्जेज बड़ी। इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्जेज बड़ी। धनावेशी चार्ज कब उत्पन्न होगा, जब ये उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया। जब ये धनावेशी वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया इसके पास कौन सा चार्ज, धनावेशी चार्ज। जब ये उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसके पास कौन सा चार्ज, ऋणावेशी चार्ज। आपसे पूछे कि धनावेशी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बड़ी किसको कहते हैं, धनावेशी चार्ज किस, धनावेशी वस्तु किसको कहेंगे, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह कौन सा इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनावेशित वस्तु का। देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागा कितना, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास कौन सा चार्ज, +1,00,000 इसके पास चार्ज है। ऋणावेशित वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराइए। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसके पास पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसके पास कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। धनावेशित वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे, ऋणावेशित वस्तु। और धनावेशित वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं, धनावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु। अब इसके पास चार्ज आ गया। अब चार्ज है कौन सा, धनावेशित और ऋणावेशित। अब धनावेशित आप वस्तु एक लेके जाइए, ए पर कौन सा चार्ज, धनावेशित वस्तु। और ऋणावेशित बी पर कौन सा चार्ज, ऋणावेशित चार्ज। अब इसको लेके जाइए, ये वस्तु बी है। अब छोटे छोटे कागज के टुकड़े, ये है, ये वस्तु एक समझना, यही था पहले। अब इस छोटे छोटे, ए पर कौन सा चार्ज, धनावेशित चार्ज। क्यों धनावेशित चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके पास धनावेशित चार्ज। आपने देखा इलेक्ट्रॉन त्यागा इसके पास कौन सा चार्ज, धनावेशित चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण उसको ऋणावेशित। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा इसके पास धनावेशित चार्ज है। अब इसके पास नेट चार्ज आ गया, नेट चार्ज 1,00,000। इसके पास चार्ज है, आप चार्ज किसी वस्तु पर फोर्स लगा सकते। आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े पास ले जाइए, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज है। चार्ज कैसे आएगा, हमने प्लस और माइनस में असमानता पैदा, इसके प्लस 10,00,000 और -9,00,000 हमने असमानता पैदा कर दी। इसके पास नेट चार्ज आएगा +1,00,000। तो जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके पास धनावेशित चार्ज आ जाएगा। इसके पास चार्ज है, यह फोर्स लगाएगा। चलिए आप धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु, मेन हमको धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु को ही समझना था। तो धनावेशित वस्तु कब हो रहा है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके पास, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके पास धनावेशित चार्ज। और जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके पास ऋणावेशित चार्ज। अच्छा, आपके मन में होगा कि पहले हमने वस्तु ए, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इसका वस्तु बी का ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है।
ये वस्तु भी है, इसका नाभिक ये है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, हमने घर्षित किया, इलेक्ट्रॉन क्या टूटा। इलेक्ट्रॉन ही क्यों टूटा? इलेक्ट्रॉन इससे टूटकर इसमें प्रवेश किया, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवेश धनावेशित था, जिसमें प्रवेश किया ऋणावेशित। इससे इलेक्ट्रॉन टूटकर इसमें प्रवेश किया। क्या हम प्रोटॉन को नहीं तोड़ सकते? आंसर है नहीं। हम प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से भी भारी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। -31 kg। इसको छोड़िए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 1 kg, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 1 kg के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन 1 kg का है। अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन 1836 kg होगा। कितना kg होगा? 1836। एक प्रोटॉन कितने kg के बराबर आपने माना? 1 kg के बराबर। एक प्रोटॉन 1836 kg के बराबर होता है। ये 1 kg ये इलेक्ट्रॉन भारी है कि इलेक्ट्रॉन भारी है, प्रोटॉन भारी है? आंसर है प्रोटॉन भारी। प्रोटॉन 1836, एक प्रोटॉन 1836 kg भारी है, और एक इलेक्ट्रॉन 1836 क्या है? अधिक है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन्स का द्रव्यमान होता है 6.67 × 10⁻27 kg। देखिए ये 27 kg है, और ये 31 kg, -31 10⁻31 ये, और ये है 10⁻27। बड़ा किसके पास द्रव्यमान अधिक है? इसके पास द्रव्यमान अधिक, और इसके पास द्रव्यमान क्या है? कम है। तो जिसके पास द्रव्यमान कम है, हम उसको तोड़ना आसानी से समझते हैं, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। और जिसके पास द्रव्यमान कम है, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, और जिसके पास द्रव्यमान अधिक है उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। चलिए, धनावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु, हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों तोड़ा, प्रोटॉन को क्यों नहीं, हम समझे। धनावेशित वस्तु, जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके बाद धनावेशित। अच्छा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? आंसर है उसका द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना kg निकलेगा? 9.1 × 10⁻31 kg। कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 से गुना, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 से गुना। यहाँ कितना निकल रहा है? 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 1 लाख में 10⁻31 kg कीजिए, बहुत ज़्यादा हो। तो ये बहुत 10⁻31 कीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा आवेशित? धनावेशित वस्तु। और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका द्रव्यमान क्या घटता है, और इलेक्ट्रॉन निकले द्रव्यमान घटेगा, और इलेक्ट्रॉन निकले द्रव्यमान घटेगा। जब कोई वस्तु को हम धनावेशित किया तो उसके द्रव्यमान संख्या बढ़ता है। अच्छा, हमने ऋणावेशित किया। ऋणावेशित वस्तु कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके पास कौन सा चार्ज? धनावेशित चार्ज। तो धनावेशित चार्ज, अब धनावेशित चार्ज ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास आ रहा है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। याद रखना, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो इसका द्रव्यमान घटता है, और धनावेशित किया जाए तो इसका द्रव्यमान घटता है। धनावेशित कर इसका द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित करेगा इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान घटेगा। अच्छा,
धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान घटेगा। धनावेशित वस्तु, फिर से ये हमारे पास वस्तु है, हम कहेंगे वस्तु उदासीन है। उदासीन करने का मतलब आपको समझाएगी, जब हम कहें उदासीन वस्तु दोस्त जी समझना, इसके पास नेट चार्ज 0 होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या समान होगा। ये वस्तु, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों संख्या क्या है? बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या क्या है? बराबर है। हम इसको आवेशित, धनावेशित करना चाहते हैं, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 2 निकला और घटेगा, 3 निकलेगा और घटेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब जब किसी वस्तु इससे निकलेगा तो धनावेश इस पर आएगा, आपको नहीं समझना है किस पर आएगा। जिस ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, निकालते जाइए, प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, निकालते जाइए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? घटेगा और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकालता होगा क्या हो जाएगा? धनावेशित वस्तु। इसका मतलब जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, और द्रव्यमान घटने के साथ साथ धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन की संख्या क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है। अब आइए न्यूट्रल बॉडी में, ऋणावेशित वस्तु में, ऋणावेशित वस्तु में हमने अभी बताया, ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु किसको कहते हैं? जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित वस्तु। अच्छे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, या इलेक्ट्रॉन दूसरे क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो जब कोई वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, पहले ये क्या था? उदासीन वस्तु था। अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये उदासीन वस्तु, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये ऋणावेशित वस्तु होगा, और ऋणावेशित वस्तु इसके पास द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और द्रव्यमान तो संख्या तो बढ़ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा और प्रोटॉन की संख्या घटेगा। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या था? अधिक था। प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन में होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या से प्रोटॉन संख्या से अधिक होगा। और ऋणावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होगा। अभी तक जितना हमने लेक्चर किया इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। पहला क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली, पहले लिखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेशित, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित। आवेश दो
दो प्रकार के होते हैं कल जो हमने लेक्चर वीडियो में देखे थे डिस्चार्ज जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तथा वह वस्तु ध्वनि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को वापस करता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। उसके बाद आपको लिखना है कि आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेशित वस्तु, धनावेशित पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी। चार्जेड बॉडी, इसमें क्या लिखेंगे? जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे क्या कहेंगे? धनावेशित। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु है और यह वस्तु उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी। यह न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है तो नेट चार्ज इस पर क्या होगा? जीरो। इस पर नेट चार्ज, उदासीन वस्तु है तो ये नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज इस पर क्या होगा? जीरो। और नेट चार्ज जीरो तो इस पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उदासीन वस्तु है तो हमने पहले ही बताया कि जब कोई उदासीन वस्तु है दो चीज समझना, नेट चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगा। अब इस वस्तु को हमें चार्ज करना है, धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने क्या करना पड़ेगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हमने इससे क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकालना, हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाला। हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर कौन सा चार्ज? धनावेशित। इस पर क्या लिखेंगे? क्या इस पर हम धनावेशित चार्ज लिखते? क्या इस पर धनावेशित चार्ज लिख दें? नहीं, हमने लिखे कि ये कौन सा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु। और उदासीन वस्तु पर नेट चार्ज क्या? उदासीन वस्तु है, ये क्या है? उदासीन वस्तु, और उदासीन वस्तु पर चार्ज नहीं होता। क्या हम लिख दिए? हम यहाँ नहीं लिखे, हम इसी वस्तु का एक दूसरा स्थिति, ये यही वस्तु होगा, ये जो वस्तु है यही वस्तु का दूसरा स्थिति है, ये वस्तु यही है। आपको ये नहीं समझना कि ये दूसरा वस्तु है, ये जो वस्तु है यही वस्तु ये है। इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इस पर हम प्लस चार्ज लिख सकते हैं, इस पर प्लस चार्ज हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये कौन सा वस्तु है? उदासीन वस्तु। इसी वस्तु पर यही वस्तु ये है, यही वस्तु, ये वस्तु का दूसरा स्थिति है। वस्तु यही है लेकिन आपको ये समझना है कि इससे वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये नहीं कि इससे वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें प्रवेश कर रहा है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा धनावेशित, तो क्या हम इस पर लिख सकते हैं? आंसर इस पर नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमने क्या लिया? इस वस्तु का दूसरा स्थिति, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तीर इधर है, आपको ये तीर इधर लेकर ये नहीं समझना कि इससे वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ क्या माइनस लगा दी, माइनस से समझना इससे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव दे देता आपको समझ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
इसमें माइनस है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, आंसर है ना। इसको हमने दूसरा स्थिति लिया, इस पर पॉजिटिव। आपको ये नहीं समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश, यही वस्तु ये है, ये न्यूट्रल बॉडी है और यही वस्तु है, इस वस्तु का दूसरा स्थिति इस पर, इसके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव था, और पॉजिटिव चार्ज का ये कौन सा वस्तु है, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पर धनावेशित चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, चार्जेज बॉडी। तो इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होगा, आंसर नहीं। इसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाए इसका इलेक्ट्रॉन संख्या घटता जाएगा और इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ये सब पॉजिटिव धनावेशित वस्तु में दो नोट लिखेंगे। दो नोट क्या लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया इसका द्रव्यमान घटता है, और जब दूसरा नोट लिखेंगे कि धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। लेकिन उसके बाद दो नोट लिखेंगे, लिखकर उसके बाद आपको ये फिगर डालना है और फिगर के बाद जो दो नोट निकालेंगे उस दो नोट को लिखना है। तो पहले लिखेंगे धनावेशित वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन एक्सक्यूज मी जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। उसके बाद आपको ये फिगर बना लेना है और फिगर के बाद आपको दो नोट लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप उतार सकते हैं। ठीक है, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। अब मैं यहाँ दो नोट लिखा रहा हूँ, आप ये उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं यहाँ दो नोट लिखाता हूँ। पहला नोट,
लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान घटता है। द्रव्यमान घटता है। अगर आपने देखा कि एक वस्तु है, इस वस्तु को धनावेशित करना है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वस्तु धनावेशित करना चाहता है अपने आप को, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान घटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 गुना kg 3 इलेक्ट्रॉन 3 गुना, ऐसे निकालते जाइए इसका द्रव्यमान क्या घटता जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया उसका द्रव्यमान घटता है। एक नोट लिखेंगे कि इसमें धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की